Good morning, students. This is Atul from Gateway School, and this is the history lecture, French Revolution. In this lecture, we will discuss the what happened after the constitutional monarchy. Constitutional monarchy के बाद क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे. ये हमारा 9 पार्ट है, 9 क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं. और टॉपिक है हमारा आज का आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन राजा या रानी को रूल करना होता है, गवर्न करना होता है. जिसमें भी शासन होता है राजा या रानी का, जिसमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. क्लियर है? सो क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद Louis XVI signed a secret pact with Austria and Prussia. ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ लुईस 16 ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट, सीक्रेट एक समझौता, पैक्ट मतलब एग्रीमेंट साइन कर लिया. क्यों साइन किया? देखो क्या हुआ. नेशनल असेंबली ने फोर्सफुली कहा कि नहीं, हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जो किंग के पावर को लिमिटाइज कर सके. ये बात तो क्लियर हो गई. अब राजा यहाँ पे मान तो गया कि चलो ठीक है, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से काम करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उसको डर लग रहा था. एक तरफ गांव में भी कई तरह के मुद्दे निकल के चले आ रहे थे, कई तरह के विद्रोह हो रहे थे, शहर में भी विरोध हो रहा था. तो उसको लगा कि भैया बचने की जरूरत नहीं है, पहले चुपचाप पहले की बात मान लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा. उन्होंने बात मान लिया. उन्होंने कह दिया कि हम चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने बनाया है उसके अनुसार ही हम चलेंगे. राजा ने कह दिया. और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही गया था जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाए, जहां पे नेशनल असेंबली का भी मौका दिया जाए. बिकॉज नेशनल असेंबली किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? द कॉमन क्लास. एंड द कॉमन क्लास कंप्राइज ऑफ द 90% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. सो दे स्पोक देमसेल्व्स एज अ स्पोक पर्सन ऑफ द फ्रांस, कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटना घट रहा है, उसके लिए हम उसकी तरफ से बोलेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ फ्रांस, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट फ्रांस, उसके खिलाफ, उसके तरफ से हम बोलेंगे. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लुईस 16 साइंड अ सीक्रेट पैक्ट विद ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दो कंट्रीज है. ये दोनों पहले जर्मनी में था, तो ये जर्मनी का पार्ट है. ठीक है, ये पहले अलग था. तो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ एक मिलकर एग्रीमेंट किया. क्या एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट में ये था कि देखो, उस समय सब जगह मोनार्की था, उस समय सभी कंट्रीज में मोनार्की था. तो अगर एक कंट्रीज में किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है और दूसरी जगह पे मोनार्की होता है, तो वहां के लोग भी ये सोचेंगे कि भाई हमारे यहाँ भी राजा ही है, इनको भी हटाया जाए, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया जाए. ये खतरा हो सकता है. और दूसरा, जो इतने दिनों तक शासन रहा था, क्लर्जी का, नोबिलिटी का, टैक्स नहीं देना था, किंग का शासन रहा था कि भाई जो मर्जी है वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स का दिक्कत नहीं है, अब कॉमन क्लास के ऊपर लगा देंगे, वो भी खत्म हो जाएगा. तो लुईस 16 ने एग्रीमेंट डिजाइन किया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ कि भाई अगर आप मोनार्की को जिंदा रखना चाहते हो, मोनार्की को बचाना चाहते हो, तो ऐसा करो कि आप आ जाओ. आप कहाँ जाओ? फ्रांस में आ जाओ. फ्रांस में अपनी सेना भेज दो, और सेना भेज दो, और यहाँ पे जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है, और जो नेशनल असेंबली है, उन दोनों को ही डिसबैंड कर दो, उसको पूरी तरह से तीतर बीतर कर दो. इससे क्या होगा? नेशनल असेंबली टूट जाएगी और कॉमन क्लास वाला जो सपना है वो खत्म हो जाएगा, और हमारा जो व्यवस्था है, कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है, मोनार्किकल सिस्टम है, वो चलता रहेगा, एग्जिस्ट करता रहेगा. यही तय हुआ. ठीक है. अब इसमें दिक्कत ये थी कि जब ये बात तय हुआ कि ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया जो है वो अटैक करेंगे फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस में उस समय कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? नेशनल असेंबली ने. National Assembly comprised of the 90% population of France, और they considering themselves as a spokesperson of France, कि फ्रांस में जो कुछ होगा, फ्रांस के खिलाफ जो कुछ होगा, उसकी तरफ से वो कार्रवाई करेंगे. तो अगर ऑस्ट्रिया और प्रूशिया ये डिसाइड करता है कि हमें उसे अटैक करना है, फ्रांस के ऊपर अटैक करना है, इट मींस दे आर ट्राइंग टू अटैक किनके ऊपर? ओवर द नेशनल असेंबली, नॉट ओवर द फ्रांस. बिकॉज फ्रांस में क्लर्जी भी है, नोबिलिटी भी है, बट दे आर सपोर्टिंग मोनार्किकल सिस्टम. बट कॉमन क्लास कंप्राइज हु फॉर्म द नेशनल असेंबली, दे सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए.
and clergy and nobility, they are the very privileged class. They were supporting किसको सपोर्ट कर रहे थे? मोनार्किकल सिस्टम, कि भाई मोनार्किकल सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इस सिस्टम में हमें टैक्स पे नहीं करना, फायदा है, टीथ लगा रहे हैं, फ्यूडल ड्यूज है, टैली है, हमें टैक्स नहीं करना है पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये लोग नाराज थे, कॉमन क्लास वाले, तो इन्होंने भी तैयार किया, नेशनल असेंबली ने भी लोगों को पुकारा, कहा कि जितने भी लोग हैं फ्रांस में सब जगह इकट्ठा हो जाओ, एक जगह इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि ऑस्ट्रिया और रशिया जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे पास सेना की कमी है। इनके पास कोई सेना नहीं थी, इनकी तो गवर्नमेंट ही नहीं, इलेक्टेड नहीं थे ये लोग, तो भाई कौन, जो भी लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया और रशिया की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं वो आ जाओ, मतलब खुला ऑफर था एक तरह से, सभी लोग आ गए। खास करके कौन लोग आएंगे? पुरुष आएंगे। महिलाएं क्या करेंगे फिर जब पुरुष आएंगे? तो ठीक है, तो नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट देम। अगेंस्ट देम का मतलब ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया एज वेल एज लुईस 16। लुईस 16 ने एक तरह का दगाबाजी किया, धोखेबाजी किया। पहले तो ये मान लिया कि अरे ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन तुमने बनाया है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान लेंगे, लेकिन बाद में उसने क्या बोला कि ऑस्ट्रिया और प्रूशिया का सीक्रेट एग्रीमेंट किया। भैया किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सीक्रेट, अगर पता चल जाएगा तो फिर मुझे खोज के मार देंगे। तो उन्होंने सीक्रेट किया लुईस 16 ने, हालांकि गलत किया, आपको नहीं मानना था, पहले ही उसका विरोध कर, मान लेने के बाद क्यों विरोध कर रहे हो फिर उसका? ठीक है, लेकिन भाई इतने सालों की मेहनत है, इतने सालों से हम सुख से रह रहे हैं, प्रिविलेज में रह रहे हैं, अचानक से थोड़ी ना छोड़ देंगे, ये इनका मानना है। So National Assembly declared a war against them, Austria and Prussia, and they appealed to the people of France, especially to the common class of France, जिसमें कि भाई आप लोग आइए और हमें सपोर्ट कीजिए और इसमें शामिल होइए, वॉर में, युद्ध में जो हम करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट रशिया एंड ऑस्ट्रिया। क्यों? क्योंकि दे डिक्लेयर अ वॉर, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है और हमें लड़ना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं है। Marseillaise song, national anthem, that became the national anthem later on, very later on, composed by poet Robert de Issel। जो कवि थे रोबर्ट दे इसल ने एक मर्सालिस सॉन्ग को तैयार किया, वही बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था 1995 में, लॉर्ड कर्जन, आप नाम सुने होंगे क्लास 8 में, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो जितने भी लोग थे बंगाल में, वो लॉर्ड कर्जन और खास करके जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके खिलाफ बहुत खफा थे, बहुत नाराज थे। उस जमाने में रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक कविता लिखा, एक सॉन्ग लिखा, एक गीत लिखा कि हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, लोगों को आगे लाएंगे, उनको बोलेंगे कि तुम शामिल हो इस युद्ध में, और गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इसको तोड़ने का, इसको पार्टीशन करने का, उसके खिलाफ हम बात करेंगे। उन्होंने एक कविता लिखा, उस गाने का नाम था अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। ये अमार सोनार बांग्ला आज जाकर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया। जो कंपोज किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा, एक हमारा देश इंडिया और दूसरा बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्ला। तो डेवलप कहाँ हुआ? उस मूवमेंट में, जो पार्टीशन जब किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तब वो डेवलप हुआ। सिमिलरली यहाँ पे मर्सालिस सॉन्ग को लिखा गया, कंपोज किया गया बाय द पोएट रॉबर्ट दे इसल के द्वारा, व्हिच लेटर ऑन बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का। क्लियर हो गया? एंड इस वॉर में मेन वर बिजी फाइटिंग एट वॉर। भैया जब पुरुष चले जाएंगे, घर के जो लोग चले जाएंगे, जितने भी ये हैं कमाने वाले लोग हैं, वो चले जाएंगे, तो फिर कमाएगा कौन? घर कैसे चलेगा? बच्चे कैसे रहेंगे? जो बूढ़े लोग हैं वो, उनका देखभाल कौन करेगा? औरतें करेंगी। बिकॉज मेन एंड वुमेन आर द टू पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज मेन एंड वुमेन आर द टू स्तंभ ऑफ द समाज, ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो वुमेन वर टेकिंग केयर ऑफ फैमिलीज, कि उन्होंने कोशिश किया कि भाई चलो ठीक है, अब हमें तो जॉब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड्स हैं, भाई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, जो भी कहीं पे भी है, फादर हैं, जो भी एबल हैं, वो सब वॉर में चले गए। किसके वॉर में? भैया नेशनल असेंबली के वॉर में। वो डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया।
बिकॉज ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया वाज इनवाइटेड बाय द लुई 16, ठीक है। तो इनको इनवाइट किया गया था कि भाई तुम आओ हमारे पास, इनकी आर्मी को, और यहाँ पे आके नेशनल असेंबली को डिसबैंड करो, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम बिकॉज क्योंकि ये सारी व्यवस्था जो थी वो एक बार में शुरुआत नहीं हुई थी, वो कई 2 साल से 3 साल से चल रहा था। 1789 से नेशनल असेंबली ने शुरू किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एंड दे कंप्लीटेड इन 1791. So they took 2 years to complete their constitution for France that could limitize the power of monarch, and they basically focus on the separation of power, जिसके बारे में बात किया था मोंटेस्क्यू ने in the book of the spirit of laws. Clear है? So women were taking care of families, and the revolution should be carried further because constitution of 1791 जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कुछ लोगों का ऐसा मानना था, स्पेशली द पुअर, स्पेशली दोज हु हैव नॉट गेट एनी काइंड ऑफ राइट, नॉट अपॉर्चुनिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये केवल लिमिटेड लोगों को दिया राइट्स और प्रिविलेज. दोज हु हैव पावर, दोज हु हैव क्रॉस द एज ऑफ 25 years of age, or those who pay taxes equal to the labor, और लेबर हु अर्न्स 3 days, जो एक लेबर जो 3 दिन में जितना कमाता है उसके बराबर अगर वो टैक्स पे करेगा, और जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर है, कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 डिवाइडेड द फ्रांस इनटू 2 citizen block, the active citizen and the passive citizen. So all the passive citizens were very alienated, very hostile to the constitution of 1791. They were convincing themselves that revolution should be carried further because इसने बहुत ही limited दिया है. अब हम इसे और भी ज्यादा expand करना है, इसके स्कोप को बढ़ाना है, इसका स्कोप जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है. क्लियर है? तो ये सारी चीजें हो रही थी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. आई थिंक कि आपको किसी भी तरह के पॉइंट्स में डिस्कस नहीं हुआ होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा. अगर किसी भी तरह के पॉइंट में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे. बट अगर अभी इस बार फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं. लुई 16 साइंड अ सीक्रेट पैक्ट विद ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया. नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट देम. यहाँ पे देम कौन है? ऑस्ट्रिया एंड प्रुशिया. Marseillaise song, which became the national anthem of France, composed by poet Robert de Essel. Men were busy fighting at war. Women were started to take care of families and their children. Revolution should be carried further. It is the belief of the common people who are not getting any kind of benefit under the Constitution of 1791, because this Constitution of 1791 only gave the richest section of the society very limited rights or political rights or any other social or civic rights. ठीक है? ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया. In the next class, in the next video, we will discuss the Jacobin clubs. What is the importance of Jacobin clubs? Who was the leader of Jacobin clubs? And what is the role? What is the role of Jacobin clubs in the French society in establishing the very kind of system in France? Okay. Thank you, class.